आज की कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है पहाड़ी। एक ऐसी कहानी जो एक ऐसी लड़की की है जिसकी सुंदरता उसका सबसे बड़ा वरदान थी और वही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के पौड़ी के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां की हवा में ताजगी और पहाड़ों में सादगी बसी थी। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी दिल्ली की चकाचौंध भरी गलियों तक पहुंचती है, यह एक ऐसी सैर कराती है जो मन को झकझोर देती है। यह कहानी है प्यार, धोखे, लालच और उस दर्द की जो सुंदरता की कीमत चुकाने से आता है। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं। पौड़ी का वह छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराकर एक सुनहरी चमक बिखेरती थीं, वहां रहती थी राधिका। राधिका का चेहरा ऐसा था मानो चांद ने अपनी सारी रोशनी उसी में उड़ेल दी हो। उसकी आंखें गहरी और काली, किसी गहरे तालाब की तरह थी जिनमें डूबने का मन करता था। उसकी मुस्कान में पहाड़ों की सादगी थी और उसकी चाल में एक अजीब सी ठसक जो न तो बनावटी थी न ही दिखावटी। गांव के लोग उसे पहाड़ी कहते थे क्योंकि वह उन पहाड़ों की तरह थी, अडिग, सुंदर और रहस्यमयी। राधिका ने कभी अपने गांव की सीमाओं को पार नहीं किया था। उसका संसार वही पत्थरों से बनी पगडंडियां थीं, जहां वह अपनी बकरियों को चराने ले जाती थी। उसका संसार वही छोटा सा स्कूल था जहां वह पढ़ती थी, और वही मंदिर जहां वह माँ के साथ माथा टेकने जाती थी। स्कूल में वह सबसे होशियार थी। उसकी शिक्षिका शांति मैडम हमेशा कहा करती थीं, राधिका, तू तो इस गांव की बेटी नहीं, कोई परी है। तेरा दिमाग और तेरा चेहरा दोनों ही बेमिसाल हैं। राधिका बस मुस्कुरा देती। उसे नहीं पता था कि उसकी सुंदरता, जिसे गांव वाले सादगी समझते थे, एक दिन उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। जब राधिका ने 12वीं पास की तो शांति मैडम ने उसके पिता रामलाल से कहा, रामलाल, इस लड़की को दिल्ली भेजो। यहाँ गांव में इसका दिमाग बेकार जाएगा। दिल्ली में पढ़ाई करेगी तो कुछ बन जाएगी। रामलाल एक साधारण किसान, जिसके लिए दिल्ली का नाम सुनकर ही आंखों के सामने सिनेमा घरों की चमक और भीड़ का शोर आता था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन राधिका की जिद और शांति मैडम की सलाह ने उसे मना लिया। राधिका को दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया और वह पहली बार अपने गांव की सीमाओं को तोड़कर उस दुनिया में कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ किताबों और रेडियो में सुना था। दिल्ली पहुंचते ही राधिका का मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। गांव की शांत हवा की जगह यहाँ धूल और धुएं की गंध थी। छोटी छोटी गलियों की जगह यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं और लोगों की सादगी की जगह एक अजीब सी जल्दबाजी। राधिका को एक पीजी में जगह मिली जहाँ कुछ और लड़कियां भी रहती थीं। उसकी रूममेट नेहा दिल्ली की थी, चुलबुली, हंसमुख और ऐसी जो हर बात में हंसी ढूंढ लेती थी। नेहा ने राधिका को अपने साथ घुमाया, कॉलेज ले गई और धीरे धीरे राधिका को दिल्ली की चमक धमक का आदी बनाया। कॉलेज में राधिका का पहला दिन कुछ ऐसा था जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। लड़के उसे देखकर रुक जाते थे, लड़कियां उसकी सुंदरता की तारीफ करतीं, लेकिन उनके लहजे में जलन साफ झलकती थी। राधिका को यह सब समझ नहीं आता था। गांव में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन वहां की तारीफ में एक सादगी थी। यहाँ की तारीफ में कुछ और था, एक भूख, एक लालच जो राधिका की समझ से बाहर था। पहले कुछ महीने तो राधिका ने पढ़ाई में ध्यान लगाया, लेकिन धीरे धीरे वह दिल्ली की रंगीनियों में डूबने लगी। नेहा उसे पार्टियों में ले जाती जहां शराब के गिलास और तेज संगीत की दुनिया थी। राधिका को ये सब नया था, रोमांचक था। वहां उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और उसकी बातों में एक ऐसी चमक थी जो राधिका को अपनी ओर खींचती थी। राहुल ने राधिका को कॉफी पर बुलाया, फिर डिनर पर, और फिर एक दिन उसने राधिका को अपने फ्लैट पर बुलाया। राधिका, जो गांव की सादगी में पली थी, उसने सोचा कि शायद यही बड़े शहरों का प्यार है। उसने राहुल पर भरोसा किया और एक रात
जब शराब और संगीत ने उसका होश छीन लिया, राहुल ने उस भरोसे का फायदा उठाया। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। वह सुबह अपने गांव की तरह सूरज की किरणों के साथ नहीं जागी, बल्कि एक अजनबी बिस्तर पर, एक अजनबी शहर में, एक अजनबी दर्द के साथ। राहुल ने अगले दिन उससे बात तक नहीं की। राधिका ने सोचा शायद वह व्यस्त है, लेकिन जब उसने राहुल को कॉलेज में दूसरी लड़कियों के साथ देखा तो उसे समझ आया कि वह उसके लिए सिर्फ एक रात की मस्ती थी। राधिका टूट गई, लेकिन दिल्ली ने उसे रुकने नहीं दिया। नेहा ने उसे समझाया, राधिका, ये दिल्ली है, यहाँ सब यही करते हैं, तू इतना सोच मत, मजे ले। राधिका ने नेहा की बात मान ली। वह फिर से पार्टियों में जाने लगी, नए नए लड़कों से मिलने लगी। हर लड़का उसकी सुंदरता का दीवाना था, हर लड़का उसे अपने पास चाहता था। राधिका को लगता था कि शायद यही प्यार है। वह एक के बाद एक लड़के से मिलती, उनके साथ रातें बिताती, और हर बार उसका दिल और टूटता। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता का शोषण था। 1 साल बीत गया। राधिका अब वह मासूम पहाड़ी लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो गांव की हवा में थी। उसका चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसकी मुस्कान खो गई थी। एक दिन जब वह अपने पीजी के कमरे में अकेली बैठी थी, उसे अपने गांव की याद आई। उसे अपनी माँ की याद आई, अपने पिता की, और उस छोटे से मंदिर की जहां वह माथा टेकने जाती थी। उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं रह सकती इस शहर में। उसने कॉलेज छोड़ दिया और डिस्टेंस लर्निंग से अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। वह वापस पौड़ी लौट आई। गांव की हवा ने उसे कुछ सुकून दिया, लेकिन वह अब पहले वाली राधिका नहीं थी। वह हर लड़के को शक की नजर से देखती थी। उसे लगता था कि हर मर्द के मन में वही गंदगी है जो उसने दिल्ली में देखी थी। वह अकेले रहने लगी, लोगों से दूरी बनाने लगी। उसकी माँ, जो उसकी उदासी को समझ नहीं पा रही थी, बार बार पूछती, राधिका, तू उदास क्यों रहती है? तुझे दिल्ली में क्या हुआ? लेकिन राधिका चुप रहती। वह अपने दर्द को किसी से बांट नहीं सकती थी। समय बीता और राधिका ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसे पौड़ी में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। वह बच्चों को पढ़ाने में मन लगाने लगी। बच्चे उसे प्यार करते थे और वह बच्चों में अपनी खोई हुई मासूमियत ढूंढने लगी। यहीं उसकी मुलाकात राजेश सहगल से हुई। राजेश स्कूल का प्रिंसिपल था, एक शांत और समझदार इंसान। उसकी उम्र राधिका से काफी ज्यादा थी और वह 2 बच्चों का पिता था। उसकी पत्नी की कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजेश के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी, लेकिन उसकी बातों में एक गर्मजोशी थी जो राधिका को अपने गांव की याद दिलाती थी। राधिका और राजेश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। राजेश ने कभी राधिका की सुंदरता की तारीफ नहीं की, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और उसकी मेहनत की। राधिका को पहली बार लगा कि कोई उसे उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके मन के लिए चाहता है। लेकिन दिल्ली का दर्द अभी भी उसके मन में बसता था। वह राजेश से प्यार करने लगी, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये प्यार भी उसे धोखा न दे दे। एक दिन राजेश ने राधिका से अपने मन की बात कही, राधिका, मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से जी सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बांटना चाहोगी? राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ कहा और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राधिका को लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ जाएगी। राजेश के दोनों बच्चे अजय और रिया उसे प्यार करने लगे, लेकिन अजय, जो अब 17 साल का था, राधिका की सुंदरता का दीवाना हो गया। वह राधिका को माँ नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में देखने लगा। राधिका ने शुरू में उसकी नजरों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब राजेश घर पर नहीं था, अजय ने राधिका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। राधिका ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की,
उसने अजय को समझाया, डांटा, लेकिन अजय की आंखों में वही लालच था जो उसने दिल्ली में देखा था। राधिका का मन टूट गया। उसे लगा कि उसकी सुंदरता एक अभिशाप है जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। उसने राजेश को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजेश और अजय के बीच कोई दरार आए। लेकिन उसके मन का बोझ दिन ब दिन भारी होता गया। एक रात जब गांव में बारिश की बूंदें पहाड़ों से टकरा रही थीं, राधिका ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने अपने गांव की उस छोटी सी राधिका को याद किया जो बकरियों को चराने जाती थी, जो मंदिर में माथा टेकती थी। उसने सोचा कि शायद वह उस राधिका को कभी वापस नहीं पा सकती। उसने एक कागज पर लिखा, मेरी सुंदरता मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं इसे और नहीं ढो सकती। और फिर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब राजेश ने सुबह राधिका का शव देखा तो उसका संसार उजड़ गया। उसने वह चिट्ठी पढ़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि राधिका ने ऐसा क्यों किया। गांव वालों ने कहा कि शायद राधिका को किसी ने कुछ कहा होगा। कुछ ने कहा कि शायद वह दिल्ली की चमक को नहीं भूल पाई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राधिका की सुंदरता, जो सबके लिए एक वरदान थी, उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। पहाड़ी की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सुंदरता वाकई एक वरदान है, या यह एक ऐसा बोझ है जो इंसान को तोड़ देता है? क्या हमारा समाज, जो सुंदरता की पूजा करता है, उसकी कीमत को समझता है? राधिका की कहानी हमें ये सवाल छोड़ जाती है, और शायद इसका जवाब हम सबके भीतर ही कहीं छिपा है।